Hi friends, good morning. So I'm back with GST and the chapter registration which we were doing from last 2 days. I think we're just on the verge of completing the registration chapter today. So let's have a brush up what we have done and we'll go ahead today, right? Okay. हमने registration chapter start किया था. हमने क्या बोला registration important है. क्यों important है? Because until and unless you're not registered, you are not authorized to collect tax. Am I clear? One thing. Second thing, if you are not registered, you are not authorized to take ITC. That means neither you are authorized to collect tax, neither you are authorized to take ITC. One thing. Secondly, हमने यहाँ पढ़ा था कि there is nothing called as centralized registration. You will have to go for state registration. That means every state जहाँ जहाँ आपको offices हैं, आपको सेपरेटली हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है. इट्स कंपलसरी. इट्स स्टेट वाइज. हाँ, नेक्स्ट, अगर आपके एक स्टेट में एक से ज्यादा ऑफिसेज हैं, you can go for single registration or you can go for multiple registrations. अगर आप सिंगल रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो आपको एक प्लेस को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बोलना पड़ेगा, बाकी सबको आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बोलना पड़ेगा, राइट. सेकेंडली, अगर आप सारी प्लेसेस के अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाते हो इन द सेम स्टेट, then the deemed distant person, the distant person, and when the distant person, तो फिर डिस्टेंट पर्सन के जो भी रूल्स है वो सब एप्लीकेबल हो जाएंगे कि आपने उनको माल दिया तो सप्लाई मान लिया जाएगा, ऑल दैट स्टफ. एम आई क्लियर? इसलिए अगर एक ही स्टेट में एक से ज्यादा ऑफिस है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाने के पहले यू शुड गिव अ थॉट. हाँ, पर हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी थी कि एक स्टेट में दो ऑफिस है, एक SEZ में और एक अदर देन SEZ में, नॉन SEZ जोन में. तो यहाँ पे इट इज कंपल्सरी कि इवन आफ्टर बीइंग इन द सेम स्टेट, इट इज नॉट मे और मे नॉट, इट इज कंपल्सरीली you will have to go for separate registration. Reason behind that is we know that SEZ for tax purpose is considered to be a place outside India. Am I clear? Getting my point? Okay. हम सेक्शन 22 पे आए थे. सेक्शन 22 टॉक्स अबाउट व्हाट कि रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर. रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर. हमने यहाँ पे तीन लिमिट्स पढ़ी, 20, 10 एंड 40. तो बेसिकली इट इज 20. Basically, it is 20. I hope I get a point. So, only special category states के लिए it becomes 10. And special category states we have only 4. Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura. MNT. Am I clear? तो इसका शॉर्टकट कुछ बना के देखेंगे हम, कुछ बन जाता है तो. Am I clear? Getting my point? I hope you're with me. Okay. तो इन सब सी ये चार है ना तो बात खत्म. दिमाग मत लगाना. ये चार के लिए ऑलवेज बाय डिफॉल्ट इट विल बी 10, बी इट्स गुड्स, बी इट सर्विसेज, बी इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ये चार के लिए अब दिमाग लगाओ ही मत. ये चार बाय डिफॉल्ट विल कम अंडर 10 लाख की कैटेगरी. और अगर कोई एक ऑफिस महाराष्ट्र में और दूसरा ऑफिस मणिपुर में तो लिमिट 10 लाख हो जाएगी. एम आई क्लियर? ओके. नेक्स्ट हमने फिर यहाँ पे क्या पढ़ा कि 40 लाख की लिमिट भी है. तो बेसिकली हमको 40 लाख एंड 20 लाख अदर देन दिस 4 चेक करना चाहिए कि अगर आप एक्सक्लूसिवली इन गुड्स हो तो 40 लाख की हम बात करेंगे. मतलब उसमें भी कुछ कंडीशंस देके रखी है कि यू शुड नॉट बी कमिंग अंडर सेक्शन 24. दैट मींस कंपल्सरी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. या फिर आप ये आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको में नहीं होना चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो 10 नाम दिए, ये 10 के अंदर आप इंट्रा स्टेट सेल्स नहीं करने होना चाहिए. Am I clear? तो ये लर्न करने वाली बात है. Am I clear? तो प्लीज अगेन आई एम सेइंग इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. दिस अटेम्प्ट you will 100% get a question. This attempt you will 100% get a question on 2040. Am I clear? Am I clear? Okay, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? श्योर? हमने पूरा लिस्ट भी समझ लिया था, हमने एग्जाम्पल्स भी समझ लिए थे. Am I clear? फिर हमने पढ़ा 10, 20, 40 किसका हो गया? एग्रीगेट टर्नओवर का. एंड वी नो द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर. एम आई क्लियर? वी नो द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, राइट? आई होप विथ मी. देन हमने पढ़ा, एनालिसिस किया था. दिस ऑल वी नो वेरी नाइसली. देन वी केम टू सेक्शन 23. सेक्शन 23 क्या बोलता है? व्हेन इज पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. व्हेन इज पर्सन नॉट लायबल फॉर registration, first exclusively into exempted goods or exclusively into non tax goods, मतलब जिस पे GST नहीं लगता है. Am I clear? Am I clear? Exclusively अगर मैं पेट्रोल के बिजनेस में हूँ तो मुझको रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं है. सेकेंड था, अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो और आप क्या सप्लाई कर रहे हो? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो आपको GST नंबर लेने की जरूरत नहीं है. एग्रीकल्चरिस्ट कौन होगा? ओनली इंडिविजुअल और HUF. Am I clear?
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है, तो व्हाट विच यू प्रोड्यूस, उसमें राइस नहीं आता है, वी वेरी वेल नो, बिकॉज राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पैडी इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ओके, हमने इसमें क्वेश्चन भी किया था ये देश बंधु का कि पिछले साल वीट था जो 40 लाख की लिमिट थी, इस साल वीट एंड राइस है। एम आई क्लियर? पहली बात, पिछले साल वीट था तो वीट में तो रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है। इस साल वीट एंड राइस दोनों कर रहे हैं तो जरूरत है, क्योंकि राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट यस लिमिट विल बी 40। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि बॉस कब आपको नंबर लेने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला 40 लाख विच इज स्टडीड इन डेप्थ। सेकेंड, हाँ, अगर आप, हमने अभी 24 में ऑलरेडी पढ़ चुके, 24 क्या बोलता है, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो बात खत्म। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो बात खत्म, यू विल हैव टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। बट इन केस ऑफ सर्विसेज इट वाज बिकमिंग अ हार्डशिप फॉर सर्विस सप्लायर्स, क्योंकि सर्विस सप्लायर्स के लिए इंटर इज वेरी कॉमन, तो उनके लिए बोल दिया है ओके यहाँ पे कि अगर आपका इंटर स्टेट सप्लाई अप टू 20 लाख है तो इट इज एग्जम्प्टेड। अगर आपका 20 लाख से एक्सीड कर जाता है तो यू हैव टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड दिस 20 lakhs will come down to 10 lakhs in case of special category states. नेक्स्ट, जो बंदा सिर्फ क्या कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है जिस पे आरसीएम लग रहा है। अगर मैं जो सप्लाई कर रहा हूँ उस पर प्योरली आरसीएम लग रहा है, मैं एक्सक्लूसिवली इन आरसीएम सप्लाई हूँ, तो टैक्स कौन भरने वाला है, सामने वाला भरने वाला है, तो मैं नंबर लेके करूँ क्या, राइट? ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स जस्ट टू रिकॉल ऑल दिस पॉइंट्स, समझ लो। फिर हमारे सेक्शन 24 पे, सेक्शन 24 में हमने इंपॉर्टेंट चीज सारी कर ली थी कल कि इंटर स्टेट करोगे तो आपको नंबर लेना पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को नंबर लेना कंपलसरी, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ व्हाट इज सीटीपी। देन जो आरसीएम के अंदर टैक्स पे कर रहा है, जो आरसीएम के अंदर क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, उसे नंबर लेना कंपलसरी है। ये फोर्थ वाला पॉइंट, एथ वाला पॉइंट, नाइन्थ वाला पॉइंट बाद में लेंगे। फिफ्थ पॉइंट एनआरटीपी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अबाउट एनआरटीपी इन डेप्थ। देन टीडीएस वाला पॉइंट, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू, पर ये इंपॉर्टेंट कब हो जाएगा, अगर सेक्शन 24 पर से पूछे कि राइट अ नोट ऑन सेक्शन 24। हमें मतलब सिंपल यार इतना समझो, जो टैक्स डिडक्ट करता है उसको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, तो टैक्स डिडक्ट करने के लिए भी नंबर होना कंपलसरी है। तो इफ यू आर ए टीडीएस डिडक्टर, विच टैक्स डिडक्टर, जीएसटी। See, tax does not mean only income tax. Am I clear? हमारे दिमाग में TDS is only linked with income tax, but it is not like that. It is any tax which is to be deducted at source. जहां से पैसा मिल रहा है वो सोर्स है, तो सोर्स पे ही टैक्स कट गया, दैट्स कॉल्ड एज TDS. Am I clear? तो गवर्नमेंट अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट कर रहा है, पर ये जो सेक्शन 51 है, इट इज नॉट एप्लीकेबल पर से एवरीवेयर। दे हैव सम स्पेसिफिक केसेस जहां पे सेक्शन 51 एप्लीकेबल होगा, विच इज इन फाइनल सीए। नेक्स्ट, एजेंट का नंबर लेना कंपलसरी है। देन 10 पॉइंट ऑयडा की बात की थी मैंने, ऑयडा का आपको नॉलेज दिया था, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। अगर मैं सर्विसेज क्या करवा रही हूँ, इंपोर्ट करवा रही हूँ, तो इंपोर्ट पे क्या लगता है, आरसीएम लगता है, वो पेज टैक्स, रेसिपिएंट पेज टैक्स। बट यहाँ पे रेसिपिएंट कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो देखा जाए तो फिर एक बंदा इंडिया का जो ऑर्डर की सर्विस लेता है उसको अंडर आरसीएम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उसको नंबर लेना पड़ेगा। तो हम पढ़ के आए थे आरसीएम की लिस्ट में कि अगर ऑर्डर की सर्विस आपने इंपोर्ट करवाई है और रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट कौन है, अनरजिस्टर्ड है, इन दैट केस ऑर्डर विल हैव टू पे टैक्स, और ऑर्डर का अपना ऑफिस क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा या रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ेगा टू पे द टैक्स। एम आई क्लियर? एंड आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसका भी मैं आपको एक सिंपल नॉलेज दे चुकी थी कि आज सिंपल है, मेरा एक हेड ऑफिस है, 4 ब्रांचेस है, इन टोटल 5 है। एक सीए की मैंने सर्विसेज ली है, सीए ने ऑडिट किया, हेड ऑफिस का भी किया, चारों ब्रांच का भी किया, पर उसने जो बिल या टैक्स इनवॉइस बना के दिया, नॉट बिल, टैक्स इनवॉइस जो बना के दिया वो सिर्फ हेड ऑफिस के नाम पे दे दिया। 10 लाख की सर्विस के ऊपर 18% के हिसाब से 1,80,000 का जीएसटी था, वो पूरा के पूरा जीएसटी पे किसको मिलता, सिर्फ हेड ऑफिस को मिलता, विच इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये सर्विसेज तो ब्रांच ने भी अवेल की थी, तो ब्रांच को भी जितना उनका सर्विसेज का पोर्शन है उस पे उतना टैक्स का अमाउंट है, उतना ब्रांच को भी क्या मिलना चाहिए, आईटी से मिलना चाहिए। तो इस केस में हेड ऑफिस क्या करता है, अपने आप को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की कैटेगरी में रजिस्टर करवाता है। Am I clear? 24 clear? 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन वेरी सिंपल, द डे 22 एंड 24 एप्लीकेबल होता है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर यू शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आप विद इन 30 डेज अप्लाई कर लेते हैं तो जिस दिन आप पे 22 एंड 24 एप्लीकेबल हो जाता है, दैट इज इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन।
और अगर आपने 30 डेज में अप्लाई नहीं किया, देन द डे यू गेट सर्टिफिकेट दैट विल बी योर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. This we know one state, one registration per state. Am I clear? Then registration under composition levi, अगर सारे branches सेक्शन 9 में रजिस्टर होंगे या सारे ब्रांचेस सेक्शन 10 में रजिस्टर होंगे. इट इज नॉट दैट एक ब्रांच कंपोजिशन स्कीम फॉलो करेगा, दूसरा ब्रांच और नॉर्मल स्कीम फॉलो करेगा, नॉट अलाउड. वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी मैंने आपको बताया था कि बॉस जिसके लिए 22 एंड 24 दोनों ही एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की एज सच जरूरत नहीं है. पर मैंने आपको बताया देन ही विल बी एन अनरजिस्टर्ड डीलर. एंड अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता है, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर उसमें यूआरडी टू आरडी हो जाता है, एंड यूआरडी टू आरडी के अंदर कहीं ना कहीं आरसीएम आ जाता है, एंड देन यू प्रेफर डूइंग बिजनेस विद द पीपल हु आर लीगली रिकग्नाइज्ड. तो देन टू एनहांस द बिजनेस, अपने बिजनेस का स्कोप बढ़ाने के लिए पीपल themselves go for voluntary registration. मैंने आपको बताया था आप जब एसएससी वर्ड यूज करता है खुद से, that's called as voluntary. जो डिपार्टमेंट खुद से करता है that's called as suo motu. Am I clear? We know listed establishment, we know PAN number is compulsory क्योंकि हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो PAN बेस है. हाँ, फिर मैंने आपको ये बताया ये नया सेक्शन आया है कि बॉस आपको आधार का ऑथेंटिकेशन करवाना कंपलसरी है. आधार ऑथेंटिकेशन अगर आपने नहीं करवाया तो फिर आपका जो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कंपलसरी हो जाएगा ऑफ द प्रीमाइसेस. बेसिकली पहले फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रीमाइसेस वाज नॉट कंपलसरी, अभी भी कंपलसरी नहीं है. अगर आपका आधार का ऑथेंटिकेशन हो गया तो वेरी गुड, फेल हो गया है तो इन दैट केस फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही रजिस्ट्रेशन कंफर्म करेंगे. क्लियर? फिर हमने ये पढ़ा था suo motu रजिस्ट्रेशन बाय द डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था तो वो suo motu कर देगा. दैट्स कॉल्ड एज टेम्पररी. उनका रजिस्ट्रेशन की नोटिस ऑर्डर आ जाने के बाद यू हैव ऑप्शन आइदर टू एक्सेप्ट इट और टू अपील अगेंस्ट इट. अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ऑर्डर के 90 डेज के अंदर अंदर यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन. अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो लोग अपील कहाँ करने जाओगे? अपीलेट अथॉरिटी को. मैंने आपको बताया है फर्स्ट इज अपीलेट अथॉरिटी, सेकेंड इज अपीलेट ट्रिब्यूनल. सेकेंड इज अपीलेट ट्रिब्यूनल. तो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास थोड़ी जाओगे, पहले किसके पास जाओगे? नीचे वाले लेवल के पास जाओगे, अपीलेट अथॉरिटी के पास जाओगे. अज्यूम करो अपीलेट अथॉरिटी वाले कंफर्म कर दे कि नहीं जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है दैट्स करेक्ट, नथिंग रॉन्ग इन दैट. इन दैट केस जिस दिन अपीलेट अथॉरिटी से ऑर्डर आ जाएगा उसके 30 डेज के अंदर यू हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन. ओके, क्वेश्चन आता है आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव किस डेट से माना जाएगा? जिस दिन आपका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन डे 1 से हुआ था, फ्रॉम दैट डेट. एम आई क्लियर? यूआईएन. ओके, प्रोसीजर की हमने बात की थी, हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया था. प्रोसीजर मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको पैन नंबर देना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, अपना ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा. आपका पैन नंबर मैं सीबीडीटी से कंफर्म कर लूंगी, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस मैं ओटीपी से कंफर्म कर लूंगी. एंड वंस दिस इज डन फिर आपका आधार नंबर लूंगी. आधार का भी ऑथेंटिकेशन हो जाने के बाद आई विल गिव यू टीआरएन नंबर, temporary reference number. With that temporary reference number you can submit your application. Now your job is done. This is part 1. अब एप्लीकेशन किसके पास चली गई है? डिपार्टमेंट के पास चली गई है. तो डिपार्टमेंट को 3 दिन के अंदर 3 वर्किंग डेज 3 डेज के अंदर या तो एक्सेप्ट करो या मना करो. रिजेक्ट से कभी भी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कोई चीज रिजेक्ट नहीं होती. देयर इज ऑलवेज समथिंग कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. Directly department कहीं भी, not in GST, everywhere, nothing hardship can be done to any assessee until and unless assessee has been given an opportunity of being heard. That means okay, you give your say. मतलब अपनी आपको जो बोलना है बोल दो, फिर हम कॉल लेंगे. सिंपल. अगर डिपार्टमेंट को लगता है एवरीथिंग इज फाइन तो विद इन 3 वर्किंग डेज आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा. आई होप विद मी. अगर डिपार्टमेंट को कुछ गड़बड़ लगती है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग लगती है, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग लगती है तो डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए? विद इन 3 वर्किंग डेज नोटिस आ जाना चाहिए. जब आपको नोटिस मिला उसके 7 वर्किंग डेज में आप रिप्लाई कर दो. आपने रिप्लाई किया, आई एम हैप्पी विथ योर रिप्लाई, एम आई क्लियर, मैं आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर दूंगी? कंफर्म कर दूंगी. या आपने रिप्लाई नहीं किया, गेटिंग माय पॉइंट? आई होप विथ मी. क्या लिखा है? इफ द एप्लीकेंट हैज फर्निश्ड द क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स, इफ यस तो within 7 days I will confirm. If no, I hope with me, नहीं किया आपने, then I will cancel your application. Am I clear? तो अगर 3 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर, जैसे जब मैंने डिटेल्स दे दी थी, क्लैरिफाई कर दिया था,
उसके 7 days में अगर आपने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया, neither yes neither no, तो I will assume that my application is approved. Am I clear? Silence is equal to yes over here. Am I clear? I hope you're with me. Any problem till now? Please reply. Any problem till now? Can I go ahead? ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने जा रही हूँ. फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस इन सर्टेन केसेस. मैंने आपको बोला है अगर आपका आधार का ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा. Where the proper officer satisfied that the physical verification of a place of business of a person is required due to failure of Aadhaar authentication before the grant of registration or due to any other reason after the grant of registration, he may get such verification of the place of business in the presence of said person done, and the verification report along with other documents including photographs shall be uploaded on the GST portal within 15 days of the verification. Am I clear? Then number 15 digit hota hai. First 2 digit is state code, next 10 is PAN number, next 2 is entity code, and last is a check some character. Then effective date, we already know effective date क्या है. अगर आपने within 30 days अप्लाई कर दिया तो जिस दिन आप लाइबल हो जाते हो फॉर रजिस्ट्रेशन, दैट विल बी इफेक्टिव डेट रजिस्ट्रेशन. अगर आपने विदिन 30 days अप्लाई नहीं किया, देन द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी अ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. Am I clear? Now let's come to next important thing. यहाँ से हमको स्टार्ट करना है. अभी तो हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको रिवाइज किया. टुडे आई विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर. Am I clear? चलो. Registration of NRTP non-resident taxable person and second is casual taxable person. मैंने आपको एक हिंट तो दिया था. What is CTP? अज्यूम कर, मैं मेरी बात करती हूँ. आज मेरा नंबर सपोज आई एम टू एनी बिजनेस और सपोज मेरा ऑफिस महाराष्ट्र में है, तो मैंने अपना नंबर लेके रखा है. आई एम अ लीगल पर्सन, लीगल रिकग्नाइज्ड पर्सन, आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन. अब सपोज मैं उसी बिजनेस का कोई एग्जीबिशन है दिल्ली में, वो एग्जीबिशन के लिए मैं गई और वहां से मैं माल सप्लाई कर रही हूँ. नाउ अ क्वेश्चन कम फॉर जस्ट वन एग्जीबिशन, फॉर दैट जस्ट वन एग्जीबिशन आप बोलोगे कि नहीं आप पहले दिल्ली स्टेट में नंबर लो, पहले आप दिल्ली स्टेट में नंबर लो एंड देन ही आप सप्लाई करोगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लगता है. एंड एग्जीबिशन इज वेरी कॉमन नाउअडेज. मतलब पहले के जमाना अलग था, अभी तो एग्जीबिशन पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. So but as it is, there's no such restrictions or limitations only, and exhibitions goes for months. Am I clear? So in that case I don't have a place of business in Delhi. मैं सर को बोलूँगी सर मेरे पास दिल्ली में कोई place of business है ही नहीं, मैं तो ये exhibition के लिए आई हूँ. In that case you will say okay, then do one thing, register yourself as a casually taxable person in Delhi. See, Maharashtra में I am a normal person who is registered. Maharashtra में I am a normal person who is registered, but for Delhi I will have to apply as a casual taxable person. Am I clear? हम डेप में उस दिन समझ चुके थे. ये कौन होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है. बॉस ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में CTP एंड NRTP पे क्वेश्चन आता है. Am I clear? एग्जाम में CTP एंड NRTP पे क्वेश्चन आता है, एंड आपके लेवल पे तो आता ही क्योंकि फाइनेंस वालों के लिए बहुत इजी टॉपिक है ये. फाइनल वालों का पेपर तो नेक्स्ट लेवल का आने लग गया आजकल. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ हु इज NRTP? NRTP मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हु डज नॉट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस इन इंडिया. ही डज नॉट हैव. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के पास इंडिया में ऑफिस है पर उस स्टेट में ऑफिस नहीं है जहां पे आप रजिस्ट्रेशन करवाने का बोल रहे हो. NRTP के पास तो इंडिया में या ऑफिस भी नहीं है, रेसिडेंस भी नहीं है. Am I clear? So let's do one thing. Let's first discuss the points of CTP and we'll discuss the point of NRTP. Casual taxable person, a person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both in the course or furtherance of business. See, basically वो क्यों कर रहा है? In the course or furtherance of business, whether as a principal or as an agent or in the capacity in a state or union territory where he is not having a fixed place of business. Am I clear?
सेकेंड, ही हैज अ पैन नंबर, बट नेचुरल है बॉस, वो कोई नॉन रेसिडेंट थोड़ी है, मैं कोई नॉन रेसिडेंट हूँ क्या, मैं तो रेसिडेंट हूँ, मैं दिल्ली में जाके बिजनेस कर रही हूँ, तो मेरे पास तो पैन है, नहीं होना ही होना है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन सेम एज नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन, जो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन का एप्लीकेशन फॉर्म है सेम विल बी देयर. He has to undertake, this is important, that he is doing that transaction from Delhi in the course or furtherance of business. He has also to file GSTR 1, GSTR 2, which is as of now non-operational, and GSTR 3B. बॉस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कोई अलग नहीं है, सिर्फ नाम दे दिया है. ओके, दिल्ली में यू टेक अ रजिस्ट्रेशन एज CTP. In that case, he will have to file GSTR 1 क्योंकि वो सप्लाई कर रहा है. He will have to file GSTR 3B क्योंकि वो रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा. एंड अगर वो परचेसेस कर रहा है तो GSTR 2 होता है. मैंने आपको बताया था GSTR 1 क्या है, स्टेटमेंट ऑफ सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, एंड GSTR 2 क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई. बट टिल डेट GSTR 2 इज नॉट ऑपरेशनल. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही क्लेम्स, जो भी उस बंदे ने क्या किया है, परचेसेस किया है, उस पे जो टैक्स पे किया है उसका उसे ITC मिलेगा. एम आई वेरी क्लियर, राइट? लेट्स कंपेयर दिस विथ NRTP. NRTP में देखो, टैक्सेबल पर्सन ओकेजनली अंडरटेक्स transaction involving supply of goods or services, or both, whether as principal or agent or in any other capacity, but has no fixed place of business or residence in India. एक प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो कर रहा है, ही इज नॉट डूइंग दैट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. NRTP का कोई बिजनेस है ही नहीं. बस अगर बिजनेस होता उस बंदे का तो फिर वो तो ऑफिस तो खोलता, कुछ तो करता. So in that case, even if he's doing some supply in the course, not in the course or furtherance of business, still he will have to get himself registered. Now he does not have a PAN number. How can he have a PAN number? PAN number तुम किसको देते हो? रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं. मैं कहूँ NRTP, if having PAN number, अगर उसके पास PAN number है, then he is a casual tax, then he'll have to get registration as casual taxable person. Then different applications होते हैं NRTP के लिए. उनके लिए कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको GSTR 5 फाइल करना पड़ता है. 1, 2, 3B is for regular person. He'll have to file GSTR 5. And if you remember, हमने ITC चैप्टर में ब्लॉक क्रेडिट पढ़ा था, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5. इफ यू रिमेंबर, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. He can get ITC only in respect of import of goods. If you remember, boss, see, जो NRTP है, NRTP की अगर हम बात करते हैं, मैंने क्लियर किया था, NRTP के पास क्या ऑप्शन है. NRTP या तो इंडिया से माल ले, या माल क्या करवाए, इंपोर्ट करवाए, राइट? गुड्स सर्विसेज, यहाँ पे क्या लगेगा, GST लगेगा. यहाँ पे भी क्या लगेगा, GST लगेगा. इंपोर्ट क्या करवा सकता है, गुड्स सर्विसेज. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे भी GST लगता है, पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगती है. आई होप यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा. जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स करवाता है, जो उस पर कस्टम ड्यूटी पे करता है, उसका क्रेडिट मिलेगा. बाकी सब ब्लॉक कर दिया गया है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5. दिस इज इंपॉर्टेंट. He can get ITC only in respect of import of goods and not of services. I hope I'm very clear. Is this very clear? Please, NRTP and casual taxable person clear हुआ कि नहीं हुआ? Okay. Now, special provisions relating to registration of NRTP and casual taxable person. Boss, इनके लिए special provision है. मैं सिंपल एक बता देती हूँ, फिर पढ़ती हूँ. सिंपल है. इनको बोला गया है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है. हाँ, पहले जितना आपका सप्लाई आप करने वाले हो, उस पर जितना GST का अमाउंट आने वाला है, पहले से पे कर दो, फिर हम आपको रजिस्ट्रेशन करके देंगे. समझो? अंडरस्टैंड? आज एक्स पर्सन के पास दिल्ली में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि मैं इस बंदे ने अगर कुछ फ्रॉड कर लेगा तो मैं कैच होल्ड कहाँ से करूंगी. हाउ कैन आई होल्ड हिम? या NRTP के पास तो इंडिया में कुछ नहीं है,
एनआरटीपी के पास तो इंडिया में ही कुछ नहीं है, गेट योर पॉइंट। तो इन दैट केस हाउ विल आई कैच होल्ड हिम इफ ही डज समथिंग रॉन्ग? तो मेरा सिंपल कहना है, आई एम, आप आज नहीं तो बाद में टैक्स पे करोगे। आज जैसे मैं कब टैक्स पे करती हूँ, अब जैसे अगस्त मंथ का जो भी सप्लाई करूंगी उसका मैं 20 सितंबर को टैक्स पे कर दूंगी। मतलब हम लोग कब टैक्स पे करते हैं, हम लोग बाद में टैक्स पे करते हैं, क्योंकि बस आई हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस विच इज रजिस्टर्ड विद देम। अगर मैं कुछ भी गड़बड़ी कर दूंगी तो मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस पे पहुंच जाएंगे, गेट योर पॉइंट। दैट मीन्स दे कैन कैच होल्ड मी। बट आज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के पास वहां ऑफिस नहीं है, एनआरटीपी के पास तो इंडिया में ही ऑफिस नहीं है, तो उनका कहना है आप बाद में टैक्स भरो, उससे अच्छा पहले टैक्स भर दो। मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, मैं आप पर डाउट नहीं करना चाहता हूँ, बट देन दिस इज अ फेयर इनफ कि मैं आपसे कब बोलता ओके जुलाई का टैक्स अब अगस्त में भर दो। Normally this is a scenario, but here I cannot help out. You will have to pay tax, estimated tax. Estimated that you are assuming something कि इतने का सप्लाई होने वाला है, 10 लाख का सप्लाई होने वाला है, 10 लाख का 18%, 1,80,000 होता है, तो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आप पे कर दो। Am I clear? सी क्या लिखा है? आई होप यू गॉट द पॉइंट। Am I clear? तो क्या लिखा है, इनके थोड़े से प्रोविजंस अलग है, पर ये मेन क्रक्स है कि इनको बोला गया कि पहले पैसे दो। Special provisions relating to casual taxable person and NRTP section 27. Casual taxable person or NRTP application to be made at least 5 days prior to commencement of business. देखो वहां क्या बोला था, आप कमेंस, नॉर्मल केस में क्या हुआ था, कमेंसमेंट भी हो गया था, मेरा टर्नओवर 20 लाख जब तक मेरा क्रॉस नहीं होगा मैं एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाऊंगी। Am I clear? Am I clear? But ये लोग कौन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी वाले पर्सन, ये सेक्शन 22 में आते ही नहीं है, ये तो सेक्शन 24 में आते हैं, हमने पढ़ा है, ये सेक्शन 24 में आते हैं। irrespective of their turnover they will have to get themselves registered. Am I clear? Irrespective of their turnover they will have to get themselves registered. I hope you understand. तो इनका कहना है कमेंसमेंट के पहले एटलीस्ट 5 दिन पहले एप्लीकेशन सबमिट कर दो। Am I clear? क्योंकि बॉस टैक्स भी तो भरना पड़ेगा ना आपको। A casual taxable person or NRTP should apply for registration at least 5 days prior to the commencement of business. 5 days prior. Advance deposit to be made equivalent to estimated tax liability. See क्या लिखा है? A CTP or an NRTP at the time of submission of application for registration make an advance deposit of tax in an amount equivalent to estimated tax liability for period for which registration is sought. आपने जितने पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन लिया, हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड कितने के लिए अलाउड है, थोड़ी आपको जितने दिन के लिए मिलेगा उतने के लिए चलेगा, नहीं, जितने दिन के लिए आपने रजिस्ट्रेशन लिया है उतने दिन का आपका एस्टिमेट कर लो कि कितना टैक्स लायबिलिटी आएगा, उतना पे कर दो, पहले एडवांस में पे कर दो। एडिशनल डिपॉजिट इन केस ऑफ एक्सटेंशन, सपोज आपने एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे रजिस्ट्रेशन को क्या करवाना है, एक्सटेंड करवाना है, तो पहले एडिशनल जितना भी अमाउंट है वो पे करो, तभी जाके मैं आपका रजिस्ट्रेशन क्या करके दूंगी, एक्सटेंड करके दूंगी। एडिशनल डिपॉजिट इन केस ऑफ एक्सटेंशन equivalent to additional tax. Where any extension of time is sought, such taxable person shall deposit an additional amount of tax equivalent to the tax estimate tax liability for the period for which extension is sought. Now, question comes, कितने दिन के लिए registration मिलेगा? Registration certificate granted to CTP or NRTP will be valid for period specified, आपने जितने दिन बोला वो, और 90 days फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब मैक्सिमम 90 डेज होगा। अगर आज रजिस्ट्रेशन आपको मिला है तो मैक्सिमम 90 डेज। अगर आप 70 डेज बोलते हो तो विच एवर इज लेस, विच एवर इज अर्लियर इंश्योर्ड। अगर आप बोलते नहीं मेरे को 90 डेज की जरूरत ही नहीं, मेरा तो एक ही महीने का काम है, मतलब 30 डेज का ही काम है आपका, तो 30। आप बोलते मुझे 100 डेज का चाहिए, सॉरी, मैक्सिमम कट ऑफ इज 90 डेज। हमें क्लियर? आप भले बाद में क्या करवा लो, उसका एक्सटेंशन करवा लो, but at one particular point of time I will allow you a period of maximum 90 days from the date of certificate. Am I clear? Am I clear? 90 days from the effective date of registration can be extended further by period not exceeding 90 days by making an application before the end of the validity of registration granted to him.
ओके आगे इन्होंने क्या बोला, आपको एक्सटेंशन करवाना है करवा सकते हो, पर वो भी कितने दिन के लिए होगा, मैक्सिमम 90 डेज के लिए, और वो भी आपको कब करना पड़ेगा, आपका जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन है उसके एक्सपायर होने के पहले बोलना पड़ेगा कि मुझे एक्सटेंशन करवाना है। यहां तक समझा? प्लीज रिप्लाई करो, यहां तक समझा? रिप्लाई मी, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? ओके, advance deposit of tax. Advance deposit of tax. At the time of submitting the registration application, casual taxable person or NRTP are required to make an advance deposit of tax in an amount equivalent to the estimated tax liability of such person for a period for which registration is sought. Such person will get a temporary reference number for making. See boss, यहाँ पे उसको टीआरएन कब मिलेगा, जब तुम डिपॉजिट कर दोगे, क्योंकि टीआरएन नंबर एक बार मिल गया तो टीआरएन नंबर की मदद से तो फिर एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे वो लोग। एम आई क्लियर? तो फर्स्ट यू पे द अमाउंट, देन आई गिव यू टीआरएन नंबर। नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल केस में तो मैंने पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ये वेरीफाई करवा लिया, मुझे इमीडिएटली टीआरएन नंबर मिल जाएगा। Such person will get a TRN number for making an advance deposit of tax, which shall be credited where? Mark this. ये पैसा कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। क्रेडिट लेजर में तो आईटीसी जाता है ना, इनपुट टैक्स। आई होप अंडरस्टैंड। क्रेडिट लेजर में तो कौन सा पैसा जाता है? जो अपने इनाम ही क्लियर है ना, इनपुट टैक्स लेजर। इनपुट टैक्स, आपने जो माल परचेस किया उस पे जो टैक्स पे किया वो आपका आईटीसी में जाएगा ना। यहाँ पे मैंने कुछ परचेस नहीं किया है, यहाँ पे तो मेरा सप्लाई है, सप्लाई पे ही मेरा टैक्स आएगा, तो मैंने पहले ही गवर्नमेंट को दे दिया, तो गवर्नमेंट ने कहाँ जमा कर दिया? कैश लेजर में। तो नॉर्मली भी सिंपल लॉजिक है, अगर आज मैं भी एडवांस में अगर गवर्नमेंट को पैसा दे दूंगी कि ठीक है काम करो आप रख लो पैसा, तो गवर्नमेंट वो पैसा कहाँ डालेगा? कैश लेजर में डालेगा कि नहीं डालेगा? यस, कोई लर्न करने वाली बात नहीं, इट्स जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। Am I clear? Okay. An acknowledgement of receipt of application for registration is issued only after said deposit. Where extensions of time is sought, such registered person will deposit an additional amount of tax equivalent to the estimated tax liability of such person for the period for which extension is sought. हमने अभी पढ़ा extension करवाना है तो पहले पैसा दो। Okay, this is important ना, ये important है, last para. Such advance tax deposit amount should be calculated after considering the eligible ITC which might be available in case of casual taxable person. बॉस अगर casual taxable person के पास कोई ITC अवेलेबल है, और हो सकता है क्योंकि वो नॉर्मली तो बिजनेस कर ही रहा है, अगर उस बंदे के पास कोई आईटीसी अवेलेबल है तो उसको कितना एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा, दैट विल बी कैलकुलेटेड ओनली आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ आईटीसी। आज सपोज 1 लाख की लाइबिलिटी आती है, पर मेरे पास 40,000 ऑलरेडी मेरे आईटीसी में पड़े हैं, तो मैं पूरा 1 लाख थोड़ी दूंगी, मैं 40,000 आईटीसी सेट ऑफ करूंगी, बचा 60,000 दूंगी। तो आप यहाँ बोलोगे मैडम आपको 1 लाख जमा करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट डिपॉजिट 60,000 रुपीज बिकॉज यू हैव अ बैलेंस ऑफ 40,000 रुपीज एज आईटीसी। हाँ, आईटीसी का वो जरूर चेक कर लेना कि वेदर जो हमारे आईटीसी यूटिलाइजेशन के जो रूल्स हैं वो फॉलो कर लेना। Am I clear? This we have done. This is just a flow chart of casual taxable person and NRTP. Am I clear? Am I clear, boss? Very, very important topic from exam point of view. Casual taxable person and NRTP. एक क्वेश्चन मांग के चलो एग्जाम में आता है। Clear? Next. डीम रजिस्ट्रेशन। डीम का मतलब क्या है? मान लिया रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी इज नॉट टैक्स स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है सी के लिए अलग करवाना पड़ेगा, एस के लिए अलग करवाना पड़ेगा, यू के लिए नहीं। आपने जैसे ही एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवा लिया ऑटोमेटिकली यू आर रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी ऑल्सो, आई ऑल्सो। से क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट टैक्स स्पेसिफिक, which means that there is a single registration for all the taxes CSUIN cess. Grant of registration or unique identification number under any SGST or UTGST is deemed to be registration under CGST. Am I clear? Further rejection वहां हुआ तो यहां भी मान लिया जाएगा। Am I clear? Can I go ahead? Now,
अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, ऑल वेल, फिर अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, यू कीप ऑन डूइंग चेंजेस। तो बॉस, इफ यू हैव डन सम चेंजेस इन योर बिजनेस, आपने एप्लीकेशन जब सबमिट किया था, जब जो जैसा डिटेल्स था आपने दे दिया, अगर बाद में आपकी कोई डिटेल्स चेंज होती है तो आपको अमेंडमेंट जो भी किया है, आपको अमेंडमेंट के बारे में डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। समझना क्या लिखा है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ डिटेल्स इन एप्लीकेशन, एक होता है कोर डिटेल्स, एक होता है नॉन कोर फील्ड्स। सी हर फॉर्म में ऐसा होता है, आप बैंक में कोई फॉर्म भरने जाओगे ना, तो वो लोग बोलते हैं ये तो कंपलसरी भर दो, स्टार मार्क है। दे आर कोर फील्ड्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड्स। नॉन कोर इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। am I clear? तो कोर फील्ड्स आर नेम ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस का नाम कोर है, पैन इज कोर, if there's no change in PAN, addition or deletion of stakeholders, principal place of business other than change in state, or additional place of business other than change in state. Am I clear? All other fields are non-core fields like day-to-day functionaries, email address, mobile number, all this stuff. तो देखो लिखा है यहाँ पे, डायग्राम देखना। रजिस्टर्ड पर्सन और UIN होल्डर, UIN मीन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, मैंने बोला है ये नॉर्मली एप्लीकेबल नहीं होता है, ये स्पेसिफिक सिनारियो है कि बॉस आप कौन हो, आप इंडिया में एम्बेसी हो, तो जब ये एम्बेसी है तो ये जो सप्लाई करेगा उस पर GST नहीं लगेगा, पर ये जो परचेस करेगा उस पर सामने वाला तो GST लगाएगा, तो इसने टैक्स भरा है तो उसको रिफंड चाहिए, तो रिफंड के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, UIN नंबर होना चाहिए। क्या लिखा है अभी यहाँ, कुछ भी अगर चेंजेस किए हैं तो सबमिशन, यू हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन विद इन 15 days of change. If you have done any changes, you have to submit an application within 15 days of change. On GST portal, सब ऑनलाइन हो गया है। There are two areas, one is non-core area, second is core areas. अगर non-core area में अमेंडमेंट किया है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा इमीडिएटली। अगर कोर एरिया में अमेंडमेंट है तो प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगा, इमीडिएट ऑटोमेटिकली अमेंड नहीं होगा। अगर प्रॉपर ऑफिस सेटिस्फाइड है तो 15 days में परमिशन दे देगा, मतलब पहला 15 days में आप करो, फिर नेक्स्ट 15 days में वो करेगा। Am I clear? Assume करो he is not satisfied. He is not satisfied. If proper office has an opinion that the amendment is unwarranted or document furnished is incomplete or incorrect, तो 15 days में आपको क्या बोलेगा, एक नोटिस इशू करेगा कि भैया मुझे बताओ, मेरे हिसाब से ये एप्लीकेशन, ये जो आपने बोला रिजेक्ट कर देगा, मतलब Am I clear? आपको क्या बोलेगा, प्रॉपर ऑफिसर विल सर्व, रिजेक्ट के पहले आपको एक नोटिस सर्व करेगा, व्हाई एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट शुड नॉट बी रिजेक्टेड। फिर आपको विद इन 7 days, मतलब पहले 15 दिन आपने बताया, फिर 15 दिन में उसने बोला आपको, अब आपको 7 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। आपको 7 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, उसे जवाब देना पड़ेगा। अज्यूम करो आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया एंड दैट आंसर इज सेटिस्फैक्ट्री। Am I clear? तो ये एरो वाला देखना, यहाँ पे 7 days लिख दो। 7 days के अंदर वो सर्टिफिकेट रजिस्टर कर देगा, मतलब सॉरी अमेंड कर देगा। क्या कर देगा, अमेंड कर देगा। ये एरो दिख रहा है, डॉट 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 डॉट। Am I clear? या आपने जवाब नहीं दिया, Am I clear? या आपका जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो आपकी एप्लीकेशन क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। Am I clear? तो अंडरस्टैंड करो, आपने अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट के 15 दिन के अंदर आप अप्लाई कर दो कि मैंने अमेंडमेंट किया। आपके 15 दिन के अंदर वो आपको नोटिस भेजेगा कि बॉस देयर इज सम, आई हैव सम डाउट्स। उसके नोटिस आने के 7 days के अंदर आपने जवाब दे दिया, और आपके जवाब देने के 7 days के अंदर दे विल अमेंड। Am I clear? Am I clear? तो ये 15 दिन और ये 15 दिन 7 दिन डिपार्टमेंट का है। आपने अप्लाई किया कि मेरा अमेंडमेंट हुआ है, उसके 15 दिन में वो आपका रजिस्ट्रेशन को क्या कर देंगे, जो अमेंडमेंट किया उसको कंफर्म कर देंगे या नोटिस भेजेंगे। उनके नोटिस आने के 7 दिन के अंदर आपको जवाब भेजना है। आपके जवाब भेजने के 7 दिन के अंदर वो या तो कैंसिल कर देंगे या तो अमेंड कर देंगे। अब यहाँ पे 15 दिन और यहाँ पे 7 दिन अगर डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब नहीं आया, सपोज आपने अप्लाई किया, कोर फील्ड था, कुछ भी नहीं आया, ना हाँ आया ना आया 15 days में, तो अज्यूम यस। सेकेंड, 15 दिन का नोटिस आया था, आपने रिप्लाई भी करे 7 दिन में, 7 दिन के बाद उनको नेक्स्ट 7 days में या तो यस बोलना चाहिए था या तो नो बोलना चाहिए था, या तो यस बोलना चाहिए था या तो नो बोलना चाहिए था। अगर कुछ भी जवाब नहीं आया, मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन को अमेंडमेंट जो भी फील था कर दिया है। Am I clear? सी क्या लिखा है, इट्स रिटन ओवर हियर,
the proper officer fails to take any action within a period of 15 working days from the date of submission of the application or within a period of 7 working days from the date of receipt of the reply to the show cause notice, the certificate of registration shall stand amended. Am I clear? Am I clear? Okay, yes. But a change in the constitution of any business, ही understand करो, यहाँ पे उन्होंने बोला कि amendment does not means कि पैन नंबर चेंज हो रहा है. पैन नंबर चेंज हुआ है, then you'll have to go for fresh registration क्योंकि GST is पैन बेस. तो अगर आपका ऐसा कोई अमेंडमेंट आया जिसके कारण पैन चेंज हो रहा है, तो you'll have to apply for fresh registration. फिर क्या लिखा है? Code fields are name of the business legal name. If there is no change in PAN, addition or deletion of stakeholders, principal place of business change हो गया. Other than change in state, principal place of business change किया, पर state वही है तो चलेगा, पर state change किया तो दूसरे state में नंबर लेना पड़ेगा. या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज किया तो वो ऐड करवा रहे हो, तो अगर उसी स्टेट में तो ऐड करवा दो पर दूसरे स्टेट में करवा तो आपको तो नंबर लेना पड़ेगा. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो क्या लिखा है? आई होप यू गेटिंग मी. I hope you all are getting me. Okay. To where a change in the constitution of any business result in change of PAN of a registered person, the said person will have to apply for fresh registration because GST is PAN based. Am I clear? Am I clear? Can I go ahead? Not next important thing. Very important thing. Am I clear? अब ज़्यादा नहीं बचा इस चैप्टर में. Section 29 and Section 30 बचा है. Yeah. किसकी बात कर रहे हैं? कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. आपका रजिस्ट्रेशन से आपने अप्लाई, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना, रजिस्ट्रेशन को अमेंड करना और अब रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना. आप खुद कैंसिल करोगे, दैट्स कॉल्ड एज वॉलंटरी कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. डिपार्टमेंट कैंसिल करेगा, दैट्स कॉल्ड एज स्यू मोटो कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? से क्या लिखा है? Cancellation or suspension of registration, Section 29. Cancellation of registration either suo motu, that means by department, or on an application by registered person. Proper officer may either on his own motion or on the application filed by the registered person or by his legal heirs in the death of such person cancel the registration in such manner as may be prescribed. समझना क्या बोला है? प्रॉपर ऑफिसर या तो खुद की इच्छा से या एसएससी ने अप्लाई किया है, या अगर एसएससी की डेथ हो गई है तो उनके लीगल हायर्स ने अप्लाई किया है, तो इस केस में रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की बात क्यों आई? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? दिस इज वॉलंटरी कैंसिलेशन का रीजन था. वॉलंटरी कैंसिल मतलब एसएससी कैंसिल करना क्यों चाह रहा है? Circumstances in which registration is cancelled. The registration can be cancelled having regard to following circumstances. First, the business has been discontinued. So बंद कर दिया business. First, transfer fully for any reason including death of the proprietor. Business transfer कर दिया, business बेच दिया. तो बस इस केस में जो बंदे ने business लिया है वो नंबर लेगा. तो ये वाला बंदे का registration को क्या कर दो? कैंसिल कर दो. अमैलगमेशन ऑफ विद अदर एंटिटी. ए कंपनी थी आपकी, अपने बी कंपनी के साथ अमैलगमेट करके ए बी बन गया, तब आपकी कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है, तो आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लो. या डीमर्जर, आपकी ए कंपनी थी, आपकी ए कंपनी अब बी एन सी में डीमर्ज हो गई है, तो बी एन सी आइडेंटिटी आ गई है, एक आइडेंटिटी खत्म हो गई है, तो एक का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दो. या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ एक्सेट्रा. एम आई क्लियर? या देयर इज चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस. पहले पार्टनरशिप फर्म थी, अब आपने उसको कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई है, पार्टनरशिप कंपनी बन गई है, तो नई कंपनी का नंबर लेंगे, तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो. या द टैक्सेबल पर्सन अदर देन पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25, मतलब ये वॉलंटरी की बात कर रहे हैं, अदर देन वॉलंटरी वाली की बात कर रहे हैं, इज नो लॉन्गर to be registered under 22 और 24. सी 22 और 24 की बात करते हैं. चलो 24 की बात करते हैं. सपोज मेरे ऊपर, मैं जिससे माल खरीदती थी,
मैं जिससे माल लेती थी उसमें आरसीएम लगता था, मेरे को टैक्स मुझे पे करना पड़ता था। मैं जिससे माल खरीदती थी आरसीएम लगता था तो मुझे टैक्स पे करना पड़ता था, इसलिए मुझे नंबर लेना पड़ा। अब मैंने उससे माल लेना बंद कर दिया, मैंने डिसाइड कर लिया नहीं यार ये आरसीएम वारसीएम के चक्कर में नहीं पड़ना, ऐसे इंसान से माल लूंगी जब उसको टैक्स पे करना पड़े। तो मैंने उससे माल खरीदना बंद कर दिया, मैंने किसी और से माल लेना चालू कर दिया। तो अब मुझे आरसीएम नहीं लगेगा। जब मेरे पे आरसीएम नहीं लग रहा है तो मैं नंबर लेके क्या करूं? मैंने एक नंबर कैंसिल करवा दिया। सो सिंपल। मेरा टर्नओवर अभी तक 20 लाख के ऊपर था, अब मेरा टर्नओवर 20 लाख के ऊपर था तो मैंने नंबर ले लिया था। अब मेरे को दिख रहा है कि मेरा बिजनेस कम हो गया है, तो मुझे फिर नंबर को क्या करना चाहिए? कैंसिल करवा देना चाहिए। अब मैं क्लियर? सस्पेंशन ये नया ऐड हुआ है, इट वाज समथिंग अमेंडमेंट फॉर May 2020, but now it is for you people because it is for the first time going to be asked in the exam. Suspension of registration during pendency of cancellation of proceeding. See, अब आपने कैंसिल के लिए अप्लाई किया, इमीडिएटली तो नहीं हो जाएगा, तो उस पीरियड के लिए जब आपने कैंसिलेशन के लिए क्या किया है? अप्लाई किया है, आपका रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया है? सस्पेंड कर दिया है, जब तक प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हो जाती है। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कैंसिलेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स relating to cancellation of registration, the registration may be suspended for such period. उतने टाइम के लिए आपका रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया जाएगा? सस्पेंड कर दिया जाएगा। हमें कॉलेज स्कूल में होता है ना, पता नहीं आपने जो आपके अगेंस्ट कुछ कंप्लेन आई है, अब पता नहीं वो सही है कि नहीं है, अब मुझे कोई रेस्ट्रिकेट करना है कि नहीं करना है, वो तो मैं पहले पूरी कार्रवाई करूंगी। टाइम बिंग के जब तक रेस्ट्रिकेट का कॉल नहीं आता मैंने आपको सस्पेंड कर दिया। राइट नाउ सर्कमस्टांसेस व्हेन प्रॉपर ऑफिसर, कब डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा? फॉलोइंग आर द पॉइंट्स, फॉलोइंग आर द पॉइंट्स व्हेन डिपार्टमेंट विल कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 और ऐड कर लेना, एक और पॉइंट ऐड हुआ है। फर्स्ट, सी डिपार्टमेंट कब कैंसिल करने जाएगा? जब कुछ गड़बड़ कर रहे हो। देखो डिपार्टमेंट को क्या तकलीफ है? डिपार्टमेंट को तो टैक्स ही मिलता है, डिपार्टमेंट तो चाहती है कि भैया सब नंबर लो, सबका 20 लाख के ऊपर का टर्नओवर हो जाए, सब जीएसटी कलेक्ट करे, सब हमको डिपार्टमेंट को टैक्स पे करे, तो डिपार्टमेंट तो चाहेगी आप नंबर लो। पर अगर डिपार्टमेंट आपका नंबर कैंसिल कर रही है, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। फर्स्ट, फॉलोइंग कॉन्ट्रवेंशंस done by the registered person. Contraventions is not following the rules and regulations. First, he does not conduct any business from the declared place of business. आपने जो place of business declare किया, आप वहां से कोई business कर ही नहीं रहे हो, मैं आपका नंबर कैंसिल कर रही हूँ। Second, he issues invoice or bill without supply of goods or services. In the violation, boss, you are issuing fake invoice. सी इनवॉइस कब इशू होता है? जब आप सप्लाई करोगे। आज जब मैं सप्लाई करूंगी, मैं इनवॉइस इशू करूंगी, जिसको इनवॉइस इशू किया वो क्रेडिट लेगा। पर यहाँ पे मैं क्या, ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, मतलब दिस इज द मोस्ट कॉमन फ्रॉड विच इज हैपनिंग पैन इंडिया। अगर आज की तारीख में जीएसटी में जो फ्रॉड पकड़ में आ रहे हैं ना करोड़ों में, वो यही वाला पकड़ में आ रहे हैं कि मैं एक्स पर्सन फेक इनवॉइस इशू कर रहा है, और फेक इनवॉइस इशू कर रहा है तो सामने वाला उसके कारण क्या ले पा रहा है? आईटीसी ले पा रहा है। पर क्योंकि इनवॉइस फेक है तो डिपार्टमेंट को तो कोई टैक्स नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट सामने वाला आईटीसी ले रहा है। मैं क्या? थर्ड, he violates the provision of section 171. 171 is anti-profiteering measure. See, I'll give you example, though it is not that important for you people still. Section 171 किसकी बात करता है? एंटी प्रॉफिटरिंग की। समझना क्या हो रहा है? सपोज एक्स प्रोडक्ट के ऊपर सपोज जीएसटी का रेट 20% था अजिमा, और मिस्टर वाई सप्लाई एक्स प्रोडक्ट था। मिस्टर वाई क्या करते हैं? एक्स प्रोडक्ट के सप्लायर है। अब मिस्टर वाई ने क्या किया? वैल्यू था 10,000 रुपीज, उस पर जीएसटी लगाया 2,000 रुपीज, और टोटल क्या हो गया? 12,000 हो गया। मतलब एंड कंज्यूमर को 12,000 पे करना पड़ा। डिपार्टमेंट को लगा यार नहीं यार थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो डिपार्टमेंट ने सोचा लेट मी गिव बेनिफिट टू द पीपल, लेट मी रिड्यूस द रेट फ्रॉम 20 to 5%। लेट मी रिड्यूस द रेट फ्रॉम 20 to 5%।
तो होना क्या चाहिए था, 10,000 का 5% इज 500, 10,500 ये एंड कंज्यूमर के हाथ में आना चाहिए था. बट वाई एक्टेड स्मार्ट. वाई ने क्या किया, वाई ने जैसे ही 20% का 5% हो गया, वाई ने क्या क्या समझाती हूँ. वाई ने बोला वाई ने अपनी वैल्यू प्रोडक्ट की क्या कर दी, 114, मैं राउंड ऑफ करके लिख रही हूँ, 29 होता है, मैंने 30 लिख दिया, और इसके ऊपर वाई ने 5% लगाया विच कम्स टू 570 ले रही हूं मैं, प्लस 11430 विच कम्स टू 12,000. समझना वाई ने क्या किया. वाई ने सोचा यार एसएससी तो 12,000 दे ही रहा है, उससे 12,000 ही दिलवाओ. उसमें पहले क्या होता, 10,000 की वैल्यू थी, 2,000 का टैक्स था. अब एसएससी बोल, वाई सोचता है कि एक काम करता हूँ, जो 12,000 है ना उसको 105% मान लेता हूँ. इसको क्या मान लेता हूँ, 105% मान लेता हूँ. तो 100% कितना, तो उसने अपनी प्राइस ओवरनाइट चेंज कर दी. कल तक जो चीज 10,000 की थी, आज वो चीज 11,430 की हो गई. उस पर जीएसटी कितना आया, 570 रुपीज आया. तो देख रहे हो यहाँ पे, समझो यहाँ पे एंड ऑफ द डे डिपार्टमेंट ने या जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी का रेट कम किया था फॉर द बेनिफिट ऑफ नॉर्मल, मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ एंड कंज्यूमर्स. दे वांटेड कि लोगों के हाथ में इस रेट पे माल पड़े 10,500 में. हमें क्या, पर यहाँ पे फायदा सिर्फ सप्लायर का हुआ, नुकसान एसएससी को तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, और डिपार्टमेंट का ही नुकसान हो गया. समझ में आया, मतलब ये बंदा क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है. जीएसटी का रेट कम किया था आपने, जीएसटी का रेट कम किया था आपने, अपनी वैल्यू बढ़ा दी. ये इमीडिएटली, मतलब दिस सो मेनी केसेस हैड कम टू अस इमीडिएटली. जिसने मतलब जैसे जीएसटी का रेट कम होता था, लोग नेक्स्ट डे ओवरनाइट अपनी सप्लाई की वैल्यू बढ़ा देते थे. दिस इज कॉल्ड एज एंटी प्रॉफिटरिंग. दिस इज कॉल्ड एज एंटी प्रॉफिटरिंग. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द टर्म एंटी प्रॉफिटरिंग. जल्दी बताओ, have you people understood the meaning of the term anti-profiteering? And please copy the example fast. चोरी है कि नहीं है ये? इनफैक्ट हमारे पास बिल्स की कॉपी थे, कल की कॉफी की प्राइस और आज की कॉफी की प्राइस, क्योंकि पब्लिक देखती नहीं है ना. पब्लिक को पहली बात होता है नॉलेज भी नहीं होता है कि कल तक 20% का रेट था, आज 5% हो गया. उसके बाद में कल भी 12,000 दिए थे, आज भी 12,000 दे रहा हूँ, क्या फर्क है. क्या मालूम था उसको कि डिपार्टमेंट ने रेट कम कर दिया. Am I clear? Am I clear? And fourth point, violates the provision of Rule 10A. अपन ने पढ़ा था Rule 10A में आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्निश करनी पड़ती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन. तो अगर आपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्निश नहीं की तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर दूंगा. सेकेंड, इधर a registered person has not filed return for continuous 6 months. 6 महीने हो गए हैं, आपने अभी तक रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया. I will cancel registration. Or 3 consecutive periods in case of person who opted composition levi. बॉस कंपोजिशन लिवाई वाले को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है क्योंकि वो क्वार्टरली टैक्स पे करता है. बाकी सारे मंथली टैक्स पे करते हैं. मैं मंथली टैक्स पे करती हूँ क्योंकि मैंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं की है. पर कंपोजिशन लिवाई वाले अप्रैल टू जून का जुलाई में टैक्स भरते हैं कंपोजिट रेट पे, टर्नओवर के ऊपर. वी नो ऑल दिस थिंग्स. 1%, 5%, 1%. आई पे मैन्युफैक्चर के लिए 1% ऑफ टर्नओवर, रेस्टोरेंट वाले के लिए 5% ऑफ टर्नओवर, डीलर्स के लिए 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. Am I clear? Am I clear? तो जब ये लोग क्वार्टरली टैक्स भरते हैं तो इनको क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ता है. Am I clear? तो ये 3 इनका टैक्स पीरियड क्या हो गया, 1 क्वार्टर. सी मेरा टैक्स पीरियड क्या है, एवरी मंथ. टैक्स पीरियड का मतलब होता है फॉर व्हाट, फॉर हाउ मच पीरियड पेइंग टैक्स. जैसे इनकम टैक्स में या पेइंग टैक्स वंस नहीं हो तो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है.
हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, पर यहाँ मैं एवरी मंथ टैक्स कैलकुलेट करती हूँ क्योंकि मुझे एवरी मंथ टैक्स पे करना होता है, तो यहाँ पे मेरा टैक्स पीरियड एवरी मंथ होता है, पर कंपोजिशन स्कीम वालों को टैक्स एवरी क्वार्टर पे करना होता है, तो उनका क्वार्टरली टैक्स पीरियड है, मैं क्लियर, उनका क्वार्टरली टैक्स पीरियड, आई होप विथ मी, राइट, समझ में आ रहा है। तो अब उन्हें थ्री कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए, मतलब 9 मंथ्स, एक टैक्स पीरियड उनका 3 मंथ्स का है, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड मतलब 9 मंथ्स तक का रिटर्न फाइल, मतलब 9 मंथ में 3 रिटर्न फाइल नहीं किया, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा। नेक्स्ट, voluntary registration person has not commenced the business within 6 months from the date of registration। भैया ये तो voluntary registration लेके बैठते हो, किसी ने बोला नहीं था कि नंबर लो, और नंबर लेते हो 6 महीने के तक बिजनेस चालू नहीं करते हो, नॉट फेयर। And last, registration was obtained by means of fraud, willful misstatement and suppression of facts। आपने झूठ बोल के, willful misstatement and आपने suppression facts छुपा के, आपने रजिस्ट्रेशन लिया, तो आपका रजिस्ट्रेशन में कैंसिल कर दूंगा। Am I clear? Now, suspension of registration. Once a registered person has applied for cancellation of registration, or the proper officer seeks to cancel his registration, the proper officer may suspend his registration during pendency of the proceedings relating to cancellation of registration file। क्योंकि टेक्स टाइम ना, आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है तो थोड़ी इमीडिएटली हो जाएगा, प्रोसीडिंग्स चलती है, तो उस प्रोसीडिंग्स तक आपको क्या करके रखा है, आपको सस्पेंड करके रखा है, आपको रजिस्ट्रेशन को क्या करके रखा है, सस्पेंड करके रखा है। इन दिस वे a taxpayer is freed from the routine compliances including filing returns under GST law during pendency of proceedings related to cancellation of registration। इसका प्लस पॉइंट क्या होता है कि मेरे आपने रजिस्ट्रेशन को अभी सस्पेंड करके रखा है, मेरी रजिस्ट्रेशन को आपने क्या करके रखा है, सस्पेंड करके रखा है, आई होप विथ मी, राइट। इन दैट केस जो लीगल जो डे टू डे रूटीन होता है एज अ रजिस्टर्ड पर्सन कि मुझे मंथली रिटर्न फाइल करना है या जो भी मुझे रूटीन करना है, वो मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा क्योंकि एज ऑफ नाउ इट इज सस्पेंडेड। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल एट एनी टाइम। अपनी मर्जी से लिया तो अपनी मर्जी से कैंसिल कर दो। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैन बी consider even before the expiry of 1 year from the effective date of registration। समझाती हूँ क्या है। जब पहले ये प्रोविजन आया था कि भैया आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहे हो तो कम से कम 1 साल तक आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, ये आया था। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वॉलंटरी registration, application for cancellation of voluntary registration can be considered even before the expiry of 1 year। मतलब now you have taken the voluntary registration today, next month you can cancel it। There's no requirement to hold that number for 1 year। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉट टू अफेक्ट टैक्स लायबिलिटी। इसका ये मतलब नहीं है बॉस कि आपका जो रजिस्ट्रेशन था आपने कैंसिल करवा दिया, जब टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, नहीं। जब तक कैंसिल हुआ उस दिन तक जो भी टैक्स का आपने पेमेंट नहीं किया था, जो भी आपने गड़बड़ करी थी, वो यू हैव टू मेक गुड द लॉस। क्या लिखा है, द कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन shall not affect the liability of the person to pay tax and other dues under this act or discharge any obligation under this act or the rules made thereunder for any period prior to the cancellation, which whether or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation। Boss, it does not matter। cancellation तक के प्रायर टू डेट ऑफ कैंसलेशन के जो भी आपके पाप है सब धोने पड़ेंगे। भले टैक्स पहले का है, डिटरमाइन कब हुआ, कैंसिल हो जाने के बाद हुआ, स्टिल यू हैव टू पे द टैक्स। यू कैन नॉट से दैट कि ये टैक्स तो आपने कैंसलेशन के बाद आइडेंटिफाई किया। इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर इज टू व्हाट period it pertains। It belongs to a period before cancellation, so anything which is before cancellation you will have to make good the fault। Am I clear? You'll have to make good the loss। Okay, cancellation under SGST UTGST हमने अभी पढ़ा। अगर आप SGST UTGST के अंदर cancellation करवाओगे तो it will automatically cancel CGST। Am I clear? Am I clear?
Can I go ahead? Any problem till here? Okay. Now ऑन कैंसलेशन से अब कैंसिल करो, ये हम ऑन डेप्थ में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा एक टॉपिक बचा है अभी सेक्शन 18 ऑफ आईटीसी, उसमें हम कैलकुलेशन भी देखेंगे, फिर भी अभी बताती हूँ. ऑन कैंसलेशन पे आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल ऑन गुड्स इन स्टॉक or output tax, whichever is higher. So do one thing, just hold this. We'll be taking tomorrow only. So I'll do one thing. I will link this topic again tomorrow. Am I clear? I'll link this topic again tomorrow. I hope you're with me. समझ में आ रहा है? फिर भी अगर थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ, थोड़ा लॉजिक देती हूँ. Every registered person whose registration is cancelled shall pay an amount calculated in such manner as may be prescribed by way of debit of electronic credit ledger or by cash ledger, equivalent to credit of input tax in respect of input hold in stock, input hold in semi-finished goods, input hold in finished goods, or capital goods or plant and machinery on the day immediately preceding the date of cancellation, or the output tax payable on such goods whichever is higher. See, I don't want, I just trying to explain to people कि इनका कहना है कि अगर आपके पास जो इनपुट रखा है उस इनपुट के ऊपर आपने क्या किया, आईटीसी अवेल किया होगा और आईटीसी आपने लेजर में ले लिया होगा. अब आप अपने रजिस्ट्रेशन क्या बोल रहे हो, और हमने आईटीसी क्यों दिया था पहली बात तो क्योंकि आप आगे जब भी इनपुट्स को फिनिश गुड्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और बेचते हैं. फिनिश गुड्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और बेचते हैं. तो आप उस फिनिश गुड्स पे जीएसटी चार्ज करते, कलेक्ट करते, डिपार्टमेंट को पे करते. तो आप क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल पे मैं ऑलरेडी पे करके आप मुझे उसको सेट ऑफ दे दो, इसलिए हम लोग लेजर आपको क्रेडिट दे रहे थे. पर क्योंकि अब आप रजिस्ट्रेशन क्या करवा रहे हो, कैंसिल करवा रहे हो, दैट मीन्स नाउ यू आर नो मोर रजिस्टर्ड पर्सन, तो आप जीएसटी चार्ज नहीं करोगे. तो बस जो आपने टैक्स पे, जो आपने इनपुट पे टैक्स का क्रेडिट लिया है, मैं क्लियर, वो मुझे वापस चाहिए. हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे अभी. सो जस्ट कीप अ होल्ड फॉर अ सिंगल डे बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक इट टुमारो ओनली. मैं क्लियर? ये पूरा पोर्शन सिर्फ एक पैराग्राफ को होल्ड करके रखो क्योंकि वील हैव टू गो विद सेक्शन 18. तो सेक्शन 18 में भी सेम प्रोविजंस आने वाले हैं. नाउ प्रोसीजर फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्लीज उसको होल्ड पे रख देना. अ रजिस्टर्ड पर्सन सीकिंग कैंसलेशन of registration shall electronically submit the application for cancellation. See, now assume this is voluntary, that I myself want to cancel my registration. The registered person seeking cancellation of registration shall electronically submit the application for cancellation and prescribe from within 30 days of occurrence of the event warranting cancellation. जो भी event बोला कि भैया आप बेच दिया आपने business, तो बस वो इवेंट हुआ है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर यू अप्लाई फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. ही इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इन द एप्लीकेशन द डिटेल्स ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट इन फिनिश गुड्स, कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन द डेट फ्रॉम विच कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज sought, liability thereon, details of the payment if any made against such liability. मतलब इन शॉर्ट जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो, कितना इनपुट एज रॉ मटेरियल है, कितना इनपुट एज डब्ल्यूआईपी है, कितना इनपुट एज फिनिश गुड्स है, कितना कैपिटल गुड्स है, कितनी टैक्स लायबिलिटी, सब डिटेल्स दे दो हमें. सस्पेंशन फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन, डीम सस्पेंशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन applied for cancellation of registration, the registration shall be deemed to be suspended from the date of submission of application or the date from which cancellation is sought. आपने जब एप्लीकेशन सबमिट करी होगी, whichever is later, समझना, आपने जिस दिन एप्लीकेशन सबमिट करी है, आज सपोज आज 5th of August है सपोज, और उसमें लिखा है कैंसलेशन फ्रॉम 15th August, whichever is later, मतलब 15 अगस्त से सस्पेंड मान लिया जाएगा. आपने एप्लीकेशन में लिखा है फ्रॉम 15th अगस्त वी आर अप्लाइंग फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. एम आई क्लियर? सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, ये जब आप खुद करते हो, ये आप जो प्रॉपर ऑफिसर कर रहा है,
But the proper officer has reason to believe that realization of a person is liable to be cancelled under Section 29, he may, after affording the said person a reasonable opportunity of being heard, suspend the realization of such person with effect from a date determined by him, pending the proceedings of cancellation. See, आप जब खुद कर रहे हो, आप एप्लीकेशन करोगे, आपकी एप्लीकेशन की डेट या आपने जिस दिन कैंसिलेशन द डेट फ्रॉम कैंसिल आप जिस दिन से कैंसिलेशन मान रहे हो विच एवर इज लेटर. तो कैंसिलेशन अगर पहले हो गया है मतलब वो इवेंट पहले हो गया है, आपने एप्लीकेशन बाद में सबमिट की है तो एप्लीकेशन की डेट, आपने एप्लीकेशन पहले सबमिट की है उसमें डेट बाद की लिखी है तो बाद वाली डेट विच एवर इज लेटर. बट अगर प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद देन जिस दिन वो बोलेगा उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन विल स्टैंड कैंसिल, not cancelled, sorry, suspended. Next, taxable supplies not to be effected or return not to be filed during suspension. समझना ये थोड़ा सा important चीज चल रही है. I hope you're with me. A registered person whose registration has been suspended, registration suspend हुआ है, the proceedings for cancellation is still going on, shall not make any taxable supply during the period of suspension and shall not require to furnish any return under section 39. Return is GSTR 3B in case of normal person. Am I clear? Now क्या बोला है, ये बंदा जिसका रजिस्ट्रेशन अभी सस्पेंड किया गया है he should not go for any taxable supply. तो इसका मतलब लिखा है नीचे, मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन shall not make any taxable supply का मतलब क्या है, the expression shall not make any taxable supply shall mean that registered person shall not issue a tax invoice and accordingly not charge tax on supplies made by him during the period of suspension. आप पे समझना, taxable supply के लिए क्या बोला है, shall not make any taxable supply means the registered person shall not issue tax invoice, वो issue नहीं कर सकता है क्योंकि as of now उसका registration cancel हो चुका है. इससे समझो, इससे नीचे का एक वर्ड समझो, रिवाइज टैक्स इनवॉइस की बात आ जाएगी. सपोज मैंने सप्लाई किया जो टैक्सेबल है, पर क्योंकि आपने मुझे बोला है कि मैं टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकती तो इस केस में मैं क्या करूंगी, कमर्शियल इनवॉइस इशू कर दूंगी, उसमें जीएसटी का अमाउंट नहीं होगा. और सपोज बाद में मेरा सस्पेंशन क्या हो गया, रिवोक हो गया, suspension of registration shall be deemed to be revoked upon completion of the proceedings by the proper officer and such revocation shall be effective from the date on which suspension had come into effect. मतलब आज से सस्पेंड हुआ था, मेरा सस्पेंड मुझे किया था, बाद में प्रोसीडिंग हुई, प्रोसीडिंग में पता चला कि मैं गलत नहीं हूं तो मेरा सस्पेंशन को क्या कर दे, रिवोक कर दे. रिवोक मतलब वापस ले लिया. दैट मीन्स यू आर नो मोर सस्पेंडेड, यू आर प्रॉपरली अ रजिस्टर्ड पर्सन. और ये रिवोकेशन कब से माना जाएगा, जिस दिन मुझे सस्पेंड किया था. पर सपोज आज सस्पेंड किया, आज 5 अगस्त है और 25 अगस्त को रिवोकेशन आया, पर रिवोकेशन इज फ्रॉम दैट डेट. पर 5 अगस्त से 25 अगस्त तक जो भी मैंने सप्लाई किया उस पर मैंने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया था क्योंकि मुझे अपने रजिस्टर्ड नहीं माना था, तो मैंने जीएसटी चार्ज नहीं किया था. तो अब मैं क्या करूंगी, 5 अगस्त से लेके 25 अगस्त के बीच में जो भी मैंने सप्लाई किया है उसके लिए मैं क्या इश्यू करूंगी, रिवाइज टैक्स इनवॉइस. आई होप यू रिमेंबर. समझा कि नहीं समझा? बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, प्रैक्टिकल चैप्टर नहीं है, इसलिए आई बी टेकिंग टुडे ओनली दिस चैप्टर. मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगी ही नहीं, दो आई हैव टाइम, क्योंकि इफ आई स्टार्ट विद वन मोर चैप्टर यू विल मिक्स एवरीथिंग. समझा? बस एक बार घर जाके पढ़ोगे ना, whatever I am teaching you, people आपको क्लिक होगा. अभी सिर्फ समझो, सुनो, घर जाके रीड करना. ask me doubt if you have any doubt. क्या लिखा है अगेन, अंडरस्टैंड. What do you mean by shall not make in taxable supply? इसलिए डेफिनेशन दी है मैंने. shall not make in taxable supply का मतलब I am not allowed to issue tax invoice. That means I can do supply but I cannot issue invoice. That means if I cannot issue invoice I cannot collect tax. That's the logic behind this. And if you have revoked my suspension, that means you've taken back my suspension. So now whatever supply I've done from the date of suspension to the date of revocation, for that period whatever supply I've done, for that I will have to issue revised tax invoice as per section 31(3)(a). Am I clear?
Am I clear? तो क्या लिखा है? Revised tax invoice and first return provisions applicable over here, where any order having effect of revocation of suspension of registration has been passed, the provision of section 31(3), that is revised tax invoice, and section 1440 first return पढ़ाऊंगी जब मैं रिटर्न वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी. Am I clear? Will apply. Can I go ahead? Now, cancellation of registration, show cause notice. SC का मतलब क्या है? Show cause. Show cause. The proper officer has a reason to believe that the registration of a person is liable to be cancelled. He shall issue a notice to such person requiring him to show cause within a period of 7 days from the date of service of notice as to why registration should not be cancelled. अगर डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने जा रहा है, कैंसिल करने के पहले आपको नोटिस इशू करेगा. शो कॉज. शो कॉज मतलब कारण बताओ कि मैं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं करूं. तो नोटिस सर्व होने के, सर्विस ऑफ नोटिस. ही सर्विस ऑफ नोटिस का मतलब क्या होता है? एक होता है डेट ऑफ नोटिस, एक होता है सर्विस ऑफ नोटिस. नोटिस के ऊपर डेट आज की लिखे, मुझे 2 दिन बाद मिला. तो मुझे जब मिलेगा तभी तो पता चलेगा. तो 7 दिन कहां से काउंट होगा? मुझे जब नोटिस सर्व कर दिया है. Am I clear? Get the point? आपने तो लिख दिया, कुरियर पहुंचा ही नहीं, स्पीड पोस्ट मेरे पास आया नहीं, तो मेरे को क्या सपना आने वाला है? तो आपकी डेट ऑफ नोटिस को नहीं, जिस दिन मुझे नोटिस का, क्योंकि जब नोटिस आएगा तो मेरी साइन ली जाएगी क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट है. Am I clear? तो जिस दिन मुझे नोटिस सर्व किया गया है उसके 7 डेज के अंदर आई हैव टू रिप्लाई व्हाई माय रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी कैंसल. Reply to show cause notice. The reply to show cause notice shall be furnished within 7 working days from date of service of notice. Order of cancellation of registration, where a person who has submitted an application for cancellation, मतलब या तो मैंने खुद ने submit किया, is no longer liable to be registered or his registration is liable to be cancelled, the proper officer shall issue an order within 30 days, the date of application as the case may be or date of reply. अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके एप्लीकेशन के 30 डेज के अंदर, या आपने, मुझे लगता है कि कैंसिल करना है, मैंने आपसे शो कॉज मांगा था, आपने उसका रिप्लाई किया 7 डेज के अंदर, फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो उसके 30 डेज के अंदर आई विल कैंसल योर रजिस्ट्रेशन with effect from the date determined by him and notify the taxable person directing him to pay all the arrears. इसका ये मतलब है कि बस आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, पर जो भी आपके अरियर्स है आउटस्टैंडिंग, you'll have to pay all. You'll have to make good the loss. Am I clear? बहुत समझ में आ रहा ना? Again saying please go and read it today only. In fact, after the lecture, immediately read it. Dropping of proceedings for cancellation of registration when the reply furnished is found to be satisfactory. आपने नोटिस भेजा, मैंने रिप्लाई किया, आप सेटिस्फाइड हो गए, तो आपने प्रोसीडिंग्स रोक दी, ड्रॉप कर दी. ओके, यू कैन कंटिन्यू. Am I clear? Applicability to legal hires. The provisions mutatis mutandis. Mutatis mutandis का मतलब as it is will apply to legal hires. Am I clear? अगर कंसर्न पर्सन की डेथ हो गई, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी डेथ हो चुकी है, लीगल हायर्स करे तो उन पे भी सेम एप्लीकेबल होगा. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं. दिस 4 पेजेस. अभी तक इस पे क्वेश्चन आया नहीं है. रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. आपका कैंसलेशन को आपको रिवोक करना पड़ा. सी क्या लिखा है? एप्लीकेशन for restoration of registration to be made within 30 days from service of cancellation order. आपने कैंसिल कर दिया था, आपने ऑर्डर इशू कर दिया था, आप 30 डेज के अंदर उसको रीस्टोर कर सकते हो. कैसे देखना? Subject to such condition as may prescribe, any registered person whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion may apply. See, जब ये रिवोकेशन वाली बात कब आएगी? जब डिपार्टमेंट कैंसिल करता है. जब मैं खुद ही वॉलंटरली कैंसिल करवाने गई थी तो मैं पागल हूं? पहले कैंसिल करवाने जाऊंगी, फिर बोलूंगी अब कैंसिलेशन वापस ले लो. नहीं ना, वी आर नॉट मैड पीपल, वी आर नॉट इनसेन. मैं क्लेम ये कब आएगी? जब डिपार्टमेंट ने मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था. मैं क्लेम तो बेसिकली क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मैं प्रिस्क्राइब, एनी रजिस्टर्ड पर्सन whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion may apply to such officer for revocation of cancellation of the registration in the prescribed manner within 30 days from the date of service of cancellation order. जब मुझे cancellation का order मिला
उसके 30 डेज के अंदर मैं क्या कर दूंगी, अप्लाई करूंगी, सर प्लीज ऑर्डर वापस ले लो। ओके, आपने बोल दिया और मैंने ले लिया, ऐसा होता है क्या? नहीं। Either I will accept your application or I will reject your application. The proper officer may, in such manner and within such period as may be specified by order, either revoke cancellation, of registration or reject the application. Am I clear? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, अगर सपोज मैं आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रही हूँ तो रिजेक्ट करने के पहले आई विल ऑलवेज गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. Restoration of registration certificate under SGST is automatically restoration in CGST. This is very, very low. Am I clear? Now revocation of cancellation of registration. Cancellation of registration को हम क्या कर रहे हैं? रिवोक करवा रहे हैं. Restoration application of cancelled registration. A registered person whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion may submit an application within a period of 30 days from the date of service of notice, service of order of cancellation. क्या बोला है? ऑर्डर आया, 30 दिन में मैंने क्या किया? एप्लीकेशन सबमिट की, प्लीज आप आपका ऑर्डर वापस ले लो. आगे देखना, कैंसलेशन किस कारण हुआ था? कैंसलेशन ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर टू फर्निश रिटर्न. हमने पढ़ा था नॉर्मल वाला 6 मंथ से रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, कंपोजिशन वाला 3 टैक्स पीरियड्स, 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, तीनों का एक साथ चल आपने डिफॉल्ट किया है. आपने फर्स्ट क्वार्टर का डिफॉल्ट किया, सेकेंड क्वार्टर भर दिया, थर्ड क्वार्टर का डिफॉल्ट किया, दैट इज नॉट कॉन्जिक्यूटिव. तो क्या लिखा है? कैंसलेशन ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर टू फर्निश रिटर्न. व्हाई वाज योर रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड? बिकॉज यू हैड नॉट फर्निश द रिटर्न. तो क्या लिखा है देखना, रिस्टोरेशन एप्लीकेशन शैल नॉट बी फाइल्ड until return furnished and tax has been paid. मैं ऑफिसर हूं, आप एसएससी हो, मैंने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था बिकॉज आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था. एज सिंपल. अब आप चाहते हो कि मैं ये ऑर्डर वापस ले लूं, तो पहले आपने जो गलती करी है, जो पाप की, उसको धो, फिर मेरे पास आओ. समझ में आया? आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. क्या लिखा है? No application for registration shall be filed. For revocation shall be filed. If the registration has been cancelled for the failure of the registered person to furnish return, unless such returns are furnished and any amount of tax in terms of such return has been paid along with the interest penalty etc. or late fee. Simple. आपका मैंने आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था, इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया. रिटर्न फाइल करो, टैक्स पे करो, इंटरेस्ट पे करो, पेनल्टी पे करो, फी है वो पे करो. सब पे करने के बाद आओ मेरे पास और बोलो सर मैंने अपनी गलती क्या कर दी है, सुधार दी है, प्लीज आप आपका ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन वापस ले लो. राइट? ओके. अब ये समझना, वेयर रजिस्ट्रेशन वाज कैंसिल्ड फॉर फेलियर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू फर्निश रिटर्न. Where registration was cancelled for failure of registered person to furnish return, before applying for revocation, the person has to make good the default. That is, the person need to file such return. Application for revocation of cancellation के पहले अपने पाप धो दो. However, ये important है. However, the registration may have been cancelled by the proper officer either from date of order of cancellation of registration or from a retrospective date. See, जो प्रॉपर ऑफिसर है उसने आपका रजिस्ट्रेशन की डेट क्या दी है, या तो डेट ऑफ ऑर्डर. क्या लिखा है? However, the registration has been cancelled by the proper officer from the date of order. जिस दिन ऑर्डर में जो ऑर्डर का डेट है उसी दिन से कैंसिल बोला है, या ऑर्डर का डेट कुछ और है पर कैंसिलेशन रिट्रोस्पेक्टिवली है, उस केस में अलग अलग है. तो पहले हम लोग फ्लो चार्ट समझ लेते हैं. नीचे देखो, समझना क्या हो रहा है. डेट फ्रॉम विच रिटर्न्स नॉट फर्निश्ड, ये डायग्राम दिख रहा है. डेट ऑफ ऑर्डर, किस दिन ऑर्डर आया, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. समझना, आपने इस दिन से रिटर्न फाइल करना बंद कर दिया. Am I clear? ओके. हम कौन सिनेरियो पढ़ने जा रहे हैं? वे
हम दो सिनेरियो, तो पहला सिनेरियो देखो, वेयर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, मतलब इस दिन ऑर्डर आया, ये डेट ऑफ ऑर्डर है, ये डेट ऑफ ऑर्डर है, और इसी दिन से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल माना गया है। जिस दिन ऑर्डर आया उसी दिन से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल माना गया है, मतलब ये पीरियड मेरा रजिस्ट्रेशन था। Am I clear? Returns for this period to be filed before applying for revocation of cancellation, समझना, returns for this period to be filed within 30 days of order of revocation of cancellation, समझना। wait, suppose जनवरी 2020 से मैंने रिटर्न फाइल करना बंद कर दिया, 6 मंथ्स का टाइम दिया, 6 मंथ्स हो गए, मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया, जून भी चला गया, अगस्त में बंदे ने मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया और डेट वही दी है, और सपोज नवंबर 2020 में रिवोकेशन की बात चल रही है, समझना। पहली बात, मैंने ये पीरियड से लेके ये पीरियड तक का रिटर्न फाइल नहीं किया है, अंडरस्टैंड, आई होप विथ मी। तो मुझे अगर ये जो कैंसलेशन आया है, अगर इसको रिवोक करवाना है, तो इस पीरियड तक का जितना भी मैंने क्या किया है, डिफॉल्ट किया है, आई नीड टू मेक गुड द लॉस। मतलब रिटर्न फॉर दिस पीरियड टू बी फाइल्ड बिफोर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। जब तक मैं जो गलती करी थी, जिस ग्राउंड पे मेरा रजिस्ट्रेशन क्या किया था, कैंसिल किया था, आई नीड टू मेक, जो भी गलती की उसको ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने जैन से अगस्त तक का रिटर्न फाइल नहीं किया था, उसको पहले फाइल करूं, फिर मैं क्या करूंगी, रिवोकेशन के लिए अप्लाई करूंगी। तो डिपार्टमेंट मेरा रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट करके सपोज नवंबर 2020 में बोला कि ओके, पर अब इन दो पीरियड की बात करते हैं। ये पीरियड का रिटर्न मैं फाइल कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका था। अगस्त के बाद तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका था, तो मैं इसके बाद का तो रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकती थी। तो क्या बोला है, रिटर्न फॉर दिस पीरियड टू बी फाइल, ऊपर लिखा है रिटर्न फॉर दिस पीरियड टू बी फाइल विद इन 30 डेज द ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। मतलब जिस दिन रिवोकेशन का आया, ये ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन है, इसके 30 डेज के अंदर अंदर मुझे इस पीरियड का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। समझो, यहां मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया, सॉरी यहां मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, यहां मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, इसके बाद तो आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन ओनली, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। इसके पहले के पाप बिल्कुल धो सकती हूँ और धो रही हूँ। फिर मैं गई, सर मैंने गलती सुधार दी है, प्लीज मेरा कैंसलेशन के ऑर्डर को वापस ले लो। प्रोसीडिंग में टाइम लगता है, पेपर चेक करेंगे, सब चेक करेंगे कि मैंने सब कुछ सही किया है कि नहीं किया। Am I clear? मतलब रिवोकेशन के लिए पहले पाप धोने पड़ेंगे। Am I clear? Getting my point? Am I clear? इस पीरियड का मैं कब फाइल करूंगी, रिवोकेशन के 30 डेज के अंदर अंदर। Am I clear? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सिनेरियो है जब मेरा कैंसलेशन रेट्रोस्पेक्टिवली हुआ है, समझना। The registration has been cancelled with retrospective effect, मतलब from back date जब मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया उसी दिन से इन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन मान लिया है। ऑर्डर सपोज सेम एग्जांपल लेते हैं, जनवरी 2020, अगस्त 2020, नवंबर 2020। पर समझो बॉस, तुमने मेरा जनवरी 2020 से कैंसलेशन मान लिया है, तो इस दिन के बाद तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूं, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है। यहां पे डिफरेंस समझो, यहां पे मेरा अगस्त तक रजिस्ट्रेशन था ऊपर वाले केस में, यहां मैं जनवरी तक ही रजिस्टर्ड हूं। ऊपर वाले केस में आई एम रजिस्टर्ड टिल अगस्त, क्योंकि रजिस्ट्रेशन गॉट कैंसिल फ्रॉम अगस्त। पर नीचे वाले केस में माय रजिस्ट्रेशन गॉट कैंसिल फ्रॉम जनवरी, सो फ्रॉम जनवरी आई एम अनरजिस्टर्ड पर्सन, सो आई कैन नॉट फाइल द रिटर्न्स। सो इन दैट केस पूरे पीरियड का मैं एप्लीकेशन भी जब सबमिट करने जाऊंगी रिवोकेशन के लिए, तो मैं बोलूंगी सर मैं क्या करूं, आपने मेरे को बैकडेट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, नाउ आई एम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, मैं अपनी गलती सुधार नहीं सकती। तो इस केस में क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का, क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड थी पूरे पीरियड में। आपने जिस दिन ऑर्डर वापस लिया, अभी यहां मैं रजिस्टर्ड हो गई हूँ,
I was unregistered in January, got registered again in November. यहाँ से 30 days के अंदर अंदर I will make all the defaults जो मैंने किए थे सब सही कर दूंगी. जनवरी से अगस्त तक के भी, अगस्त से लेके नवंबर तक के भी. समझ में आया? रिप्लाई करो, समझ में आया? प्लीज रिप्लाई करो, समझ में आया कि नहीं आया ये पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा. प्लीज डेट्स आ जाएगी. रिप्लाई फास्ट. नॉट गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम ऑल. वर्चुअल लेक्चर का ये प्रॉब्लम, बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है कि देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कुछ पता नहीं चलता. ठीक है, तो मिल गया जवाब. ओके, ठीक है, समझा? समझा? ये पैरा तुम आप खुद पढ़ लेना. ये पैरा जो एग्जैक्टली वो डायग्राम है उस पैरे में फॉर्म में लिख दिया है. आई थिंक दिस डायग्राम इज अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड. सो नाउ लास्ट, ऑर्डर ऑफ अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ रिस्टोरेशन एप्लीकेशन. या तो मैं आपकी रिजेक्शन, आपने जो रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन दी, या तो मैं उसको अप्रूव कर दूंगी या मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगी. मैं क्लियर? रिजेक्ट करने के पहले हमेशा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होता है. आई होप आई एम वेरी क्लियर. Yes, so we are done with this chapter, boss. A very important chapter from exam point of view. In fact, आपका जीएसटी का सिलेबस पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है. और आईसीए तो स्मार्ट हो गई है, आजकल सारे चैप्टर्स को कवर कर लेती, 2-2, 3-3 मार्क के क्वेश्चंस पूछ के. मतलब यू हैव एमसीक्यूज, देन दे आस्क 4 मार्क क्वेश्चन में सब पार्ट्स 2 नंबर के कर देती है. मतलब तो एवरी मार्क मैटर्स. 39 आता है तो 1 मार्क मैटर्स, 59 आता है तो 1 मार्क मैटर्स, रैंक 1 नंबर से जा रही तो 1 मार्क मैटर, एवरी मार्क मैटर्स. क्लियर? तो प्लीज इस चैप्टर को आज ही गो थ्रू करना. सो एनी डाउट इमीडिएटली कम बैक टू मी. क्लियर? कल के लेक्चर में हम लोग आईटीसी का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे. क्लियर? ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.